हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम अरावली माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम मैप के थ्रू व्यू करें अरावली माउंटेन रेंज को, तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच में फैली हुई है। मतलब गुजरात के खेड़ ब्रह्म पालनपुर से इसका ओरिजिन होता है, और दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है, वहाँ तक ये फैली हुई है। टोटल इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 692 इसका किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर आप स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं इस अरावली रेंज के दौरान, उन सारे स्टेट में इसकी कितनी किलोमीटर लेंथ है, वो सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ राजस्थान में फैली हुई है। टोटल लेंथ 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में, मतलब टोटल लेंथ का 80% ओनली राजस्थान में ये फैला हुआ है। अगर अरावली माउंटेन रेंज की ओरिजिन के पता करें तो सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है अरावली माउंटेन रेंज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स एंड रिसोर्सेज पाए जाते थे, इस कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइनिंग हुई, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में एज ए रेजिडुअल के रूप में, रेजिडुअल फॉर्म में अरावली माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती है। सिमिलर टू जब हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो उस समय हमने वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमने देखा था USA में अपलेशियन एक पर्वत है, उसी वो अपलेशियन पर्वत भी एज ए रेजिडुअल फॉर्म में, मतलब इरोडेड फॉर्म में बुरी तरह से वहाँ भी माइनिंग हुई, क्योंकि सेम अरावली की तरह वहाँ भी अपलेशियन पर्वत पर भी, अपलेशियन माउंटेन में भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिनरल्स पाए जाते थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा माइनिंग होने की वजह से, इलीगल माइनिंग होने की वजह से वो भी आज वर्तमान समय में एज ए इरोडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलर है अरावली पर्वतमाला के अपलेशियन माउंटेन। ये जो अरावली माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोट ने संतों का शिखर तक कहा है, और ये सिरोही में एग्जिस्ट करती है गुरु शिखर। ठीक है, 1727 मीटर उसकी हाइट बताते हैं गुरु शिखर की। तो ये हमने अरावली माउंटेन रेंज के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें अरावली माउंटेन रेंज की, तो ये डिवाइडिंग का काम करती है। इसके ईस्टर्न पार्ट पर, अरावली माउंटेन रेंज के ईस्टर्न पार्ट पर मैदान, मतलब प्लेन वाला रीजन है, और काफ़ी अच्छी रेन इस एरिया में होती है। और इस वाले रीजन में, वेस्टर्न वाले पार्ट में है डेजर्ट रीजन, जिसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बीच में एक वॉल का काम करती है, मतलब थार वाले रीजन को यहाँ पर इस वाले रीजन में, जो हमारा गंगा यमुना वाला जो प्लेन वाला रीजन है, उस एरिया में बढ़ने से रोकती है। किसको? थार डेजर्ट को। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये प्ले करती है। इसके अलावा जो मानसून विंड्स आती है, उनके बिल्कुल पैरेलल एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश नहीं हो पाती। लेकिन जो हमारा बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है, उनको यहाँ पर रोक करके जो ईस्टर्न प्लेन है, वहाँ पर ये बारिश करवाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल है कि ये डेजर्ट का जो इंक्रीज होना चाहिए, अगर ये प्रेजेंट नहीं होती तो यहाँ पर जो डेजर्ट है वो इस साइड इंक्रीज होता रहता, क्योंकि विंड्स के थ्रू यहाँ की जो सॉइल है वो इस एरिया में आती, और जब फर्टाइल लैंड के ऊपर इनकी जो बैरन लैंड यहाँ पर आती, तो यहाँ पर भी एक तरीके से जो बंजरपन है वो एग्जिस्ट हो जाता। वो उसकी जो संख्या है, मतलब फर्टाइल लैंड जो है, उसकी प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाती। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट रिवर्स यहाँ से ओरिजिन होती है। जैसे बनास रिवर यहाँ से होती है, साबरमती रिवर जो गुजरात में बहती है वो यहाँ से ओरिजिन होती है, लूनी रिवर जो डेजर्ट वाले रीजन में एक इम्पोर्टेंट, मतलब राजस्थान की गंगा तक उसको कहा जाता है, और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वेस्टर्न थार डेजर्ट में लूनी रिवर, वो यहीं से ओरिजिन होती है। अजमेर के नाग पहाड़ वाला जो अरावली का माउंटेन रेंज है, वहीं से ओरिजिन होती है लूनी रिवर। इसके अलावा बनास नदी जो है वो भी यहीं से ओरिजिन होती है, जो चंबल रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमने अरावली माउंटेन रेंज के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा।
अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ एक्टिविस्ट नवलखा। अब ये एक्टिविस्ट नवलखा कौन है? ये एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, जिन्होंने भीमा कोरेगांव वायलेंस केस मतलब 1 जनवरी 2020 में जब 202 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी भीमा कोरेगांव जो बैटल हुई थी उसकी, उस समय माना जाता है कि जो भी वहाँ पर वायलेंस हुआ महाराष्ट्र में, उसको बढ़ाने में इस एक्टिविस्ट का हाथ था, इसीलिए उनको जेल में बंद कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान समय में उनकी बेल को रिफ्यूज्ड कर दिया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भीमा कोरेगांव बैटल क्या थी। 1 जनवरी 1818 की बात है। एक तरफ ब्रिटिशर्स की आर्मी थी और दूसरी तरफ थी पेशवा की आर्मी। ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसमें डायरेक्ट ब्रिटिशर्स नहीं थे, ये हमें भी पता है कि ब्रिटिशर्स में जब लड़ने का जो काम करते थे वो एज ए इंडियन ही होते थे। तो इंडियंस में महार कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग ब्रिटिशर्स की सेना में थे, दूसरी तरफ पेशवा की सेना थी। तो बोला जाता है कि ये जो युद्ध लड़ा गया था ना 1 जनवरी 1818 को, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स और पेशवा के बीच में नहीं लड़ा गया था। ये युद्ध, ये वॉर एक पर्सनल इशू के ऊपर लड़ा गया था, क्योंकि महार जाति के जो लोग हैं उनको लो कम्युनिटी के लोग माना जाता था, उनको अनटचेबल माना जाता था पेशवा कम्युनिटी के द्वारा। इसीलिए उन लोगों ने पर्सनल होकर के ये युद्ध लड़ा और भीमा कोरेगांव में महार कम्युनिटी के कम लोग होने के बावजूद भी, मतलब ब्रिटिशर्स की सेना में जो सोल्जर्स थे वो कम संख्या में थे, पेशवा की सेना में सोल्जर्स ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी महार कम्युनिटी के लोगों ने किसको हरा दिया? पेशवा की सेना को। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भीम कोरेगांव वॉर। ये हमने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट देखा। प्रीलिम्स में इसको लेकर के इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको दे देंगे और पूछ लेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके रिलेटेड भीमा कोरेगांव बैटल से रिलेटेड सही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली देखो, जो हमारा मेंस राइटिंग होता है, मेंस यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें इसी तरीके के इंसिडेंट को लेकर के पूछ लेंगे कि किस तरीके से, जो अगर आपकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप कम संख्या में होने के बावजूद भी किसी बड़े युद्ध को कितनी आसानी से जीत सकते हो। और इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं, उनको ऐसे में जब आपको ऐसा कोई पॉइंट आता है, ऐसे में जब किसी पॉइंट के ऊपर आपको लिखना होता है और जब अलग अलग पॉइंट्स आपको देने होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको देना होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देना होता है हर पॉइंट को लेकर के, तो ऐसे राइटिंग जब करते हैं तब भी हम इस तरीके के न्यूज़ को यूज किया जा सकता है, किसमें? ऐसे आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट न्यूज, अपोजिशन अर्जेज पीएम टू स्टार्ट फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। देखो, पिछले 10 दिनों के अंदर जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने पीएम को लिखना स्टार्ट किया है कि फ्री और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को हमारे इंडिया में शुरू किया जाए। पिछले 10 दिनों में दोबारा से 12 जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक जॉइंट लेटर लिखा है कि इसके ऊपर काम किया जाए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, नीड 6 to 8 more weeks ऑफ लॉकडाउन। हमारे आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड हैं बलराम भार्गव, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि लॉकडाउन के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो कम होने लग गया है, इसी की वजह से 6 से 8 हफ्ते तक का, 6 से 6 to 8 वीक्स का जो लॉकडाउन है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि जो इस डिजीज़ को कंट्रोल, जो स्प्रेड हो रहा है, मतलब चारों तरफ फैल रहा है, उस स्प्रेड को कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, इजराइल पैलेस्टीन क्लेशेज ट्रिगर फियर्स ऑफ ए फुल स्केल वॉर। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से स्ट्रगल चल रहा था और ये स्ट्रगल अब एक दूसरे को अटैक को लेकर के सामने आया है। इससे ये डर लगने लग गया है कि कहीं दोनों देशों के बीच में एक फुल स्केल वॉर ना हो जाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, द हिंदू में कुछ डाटा सामने आए हैं, उन डाटा को हम देख लेते हैं कि वैक्सीनेशन की जो रेट है वो हमारे इंडिया में कम हो गई है। इसके कम होने का कारण ये है कि जब 1 मई से देखो हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन है वो सभी एडल्ट्स के लिए ओपन कर दिया, लेकिन फिर भी कमी आई है वैक्सीनेशन में। इसका मेन रीज़न की अगर हम बात करें तो वैक्सीन की इनसफिशिएंट सप्लाई है, जिसकी वजह से ये शार्प ड्रॉप हुआ है। ठीक है,
अब इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ हमारे इंडिया की 4% एडल्ट ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेज मिल चुकी हैं और 19% पॉपुलेशन इतनी है एडल्ट्स की जिनको ओनली वन डोज अभी तक वैक्सीन की मिली है। यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई की बात की जा रही है। पूरे इंडिया के जो स्टेट हैं उनमें अलग अलग दर्शाया गया है कि कितना कितना किस स्टेट में यूटी में जो वैक्सीन है उनकी सप्लाई हुई है। यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन जितनी वैक्सीन आई स्टेट या यूटी में और उसको कितना यूज़ किया गया उसके डाटा है इस मैप में। और फाइनल गोल मतलब using the 18 crore vaccine received, only 3.82% of adults have been administered both the doses. The map shows the state-wise percent of adults who received both the doses by May 11. यहाँ पर जितनी सप्लाई हुई, यहाँ पर कितना यूटिलाइजेशन हुआ वैक्सीन का और यहाँ पर किस स्टेट में कितने लोगों ने दोनों डोज लगवाई है उसको लेकर के ये मैप है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, मोस्ट एनजीओज डोंट हैव एसबीआई अकाउंट। देखो जो भी एनजीओ विदेश से पैसा गेन करते हैं, कंट्रीब्यूशन उनको मिलता है, मनी मिलता है, उनके लिए एफसीआरए एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे कि सारे एनजीओज को दिल्ली बेस्ड जो एसबीआई बैंक है उसमें उनका अकाउंट होना चाहिए। तो बहुत सारे एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, अपने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि उनके लिए ये कंपलसरी नहीं हो पाया कि वो अकाउंट खुलवा पाए एसबीआई ब्रांच में। एसबीआई की दिल्ली एस्टेब्लिश जो ब्रांच है उसमें वो अपना अकाउंट नहीं खुल पाए, जिसकी वजह से उनको फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन मिलता था वो नहीं मिल पा रहा और इस समय पेंडेमिक के दौरान वो उस पैसे का यूज कर सकते थे लोगों की हेल्प करने में, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक और पिटीशन डाली गई है कि आप एफसीआरए एक्ट के तहत एसबीआई में अकाउंट खुलवाने के लिए बोल रहे हो तो एक बैंक अकाउंट खुलवाने में आधार कार्ड क्यों नेसेसरी है, जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस में ये बात बोल दी थी कि आधार क्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं है किसी भी चीज़ में, मतलब आवश्यक नहीं है, आप उसको एज ए एसेंशियल कार्ड के रूप में नहीं मान सकते हो। तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो फिर भी आप आधार कार्ड को एज ए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्यों अपना रहे हो कि एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड भी जमा करवाना जरूरी है। इस तरीके के कुछ पिटीशन फाइल की गई हैं हाई कोर्ट में इसको लेकर के। नेक्स्ट न्यूज, लैंग्वेज नोट एक ग्राउंड फॉर केस ट्रांसफर। देखो तमिलनाडु में एक केस रजिस्टर होता है, लेकिन जो एक पार्टी थी, दोनों जो पार्टीज थी जिनके बीच में केस हुआ, जिसमें एक पार्टी ने बोला कि मुझे तमिल समझ में आती है और जो दूसरी पार्टी है वो उस एरिया में काफ़ी मेजोरिटी में मतलब इन्फ्लुएंस करने में ताकत रखती है कि वो इस एरिया में अपने सब लोगों को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस कर लेगी, तो इसलिए जो केस है उसको दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक जजमेंट दिया है कि सिर्फ आप लैंग्वेज के आधार पर, इस आधार पर केस को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते कि आपको लैंग्वेज जो बोली जा रही है कोर्ट में वो आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, चाइल्ड मैरिजेज में गो अननोटिस्ड एमिड लॉकडाउन। देखो पिछले साल जब हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा तब से और अब तक जो चाइल्ड मैरिजेज के जो केसेज हैं वो बढ़े हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 की बात करें तो 2180 चाइल्ड मैरिजेस के केसेस सामने आए हैं। दिसंबर 2020 में 1598 केसेस दर्ज हुई थी कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लेकर के, जिसमें 365 जो केसेस थे वो चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड थे। जनवरी 2021 में 1947 कंप्लेंट स्टेट में दर्ज हुई, जिसमें 288 चाइल्ड मैरिजेस रिलेटेड थे। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड में जब लॉकडाउन है तो चाइल्ड जो एक्टिविस्ट है वो सबसे ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की डेथ हो गई है, जिन पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उनके बच्चे एक तरीके से क्या हो गए, अनाथ हो गए हैं। उन अनाथ लोगों को किसमें ट्रैफिकिंग उनकी की जा सकती है और उनको गलत काम में
एक इलीगल वर्क में उनको धकेला जा सकता है। इसको लेकर भी चाइल्ड वर्कर्स जो हैं, चाइल्ड एक्टिविस्ट जो हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो चाइल्ड मैरिजेज हैं वो भी काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज, आइवरमेक्टिन यूज डेस्पाइट WHO एडवाइस। देखो, आइवरमेक्टिन जो है वो इंडिया में एक तरीके से माइल्ड कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है, मतलब जिनको कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को जनरल यूज़ के लिए रिकमेंडेड की जा रही है, जबकि WHO ने इसके लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, WHO हैज़ नॉट टर्म्ड B.1.617 इंडियन वेरिएंट। देखो, WHO ने एक बात बोली थी अभी कि B.1.617 जो म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ये काफ़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 32 पेज का एक डॉक्यूमेंट जारी किया है और उसमें ये बोला है कि WHO ने जब इस डबल म्यूटेंट की बात की तो उसने कहीं भी इसको इंडियन वेरिएंट नहीं बोला है, जबकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये बोला कि WHO ने इसको इंडियन वेरिएंट डिक्लेयर किया है, इंडियन वेरिएंट के रूप में इस स्ट्रेन को बोला है। तो मिनिस्ट्री ने इसके क्लैरिफिकेशन दिया है कि इंडियन वेरिएंट जो वर्ड है वो कहीं भी यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, बॉम्बे हाई कोर्ट बार्स पब्लिक फंक्शंस बाय पॉलिटिशियंस। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक ब्रांच है, औरंगाबाद बेंच, उसने बोला है कि कोई भी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पब्लिक फंक्शन में क्या नहीं हो सकते, अटेंड नहीं कर सकते, जब तक कि पूरे इंडिया में जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस है उनको लिफ्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए। देखो, डिड इजराइल मिसजज हमास रिस्पॉन्स। हमने स्टार्टिंग का जो फ्रंट पेज जब हमने डिस्कस किया तब भी हमने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ गई है, कन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन देखो, पहले भी 2014 के समय भी युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, लेकिन इस समय जो हमास का जो रिस्पॉन्स देखने को लग रहा है उससे ये लग रहा है कि क्या इजराइल ने हमास को मिसजज तो नहीं कर लिया है, क्या कमज़ोर तो नहीं मान लिया है। क्योंकि देखो, 2014 के दौरान जो अटैक्स हुए थे उसमें लगभग हमास ने 50 डेज के अंदर 4000 रॉकेट्स फायर किए थे, लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर 1000 रॉकेट लॉन्च कर दिए हमास ने। दूसरा, 2014 में 7 सप्ताह के दौरान जब युद्ध चला उसमें 6 सिविलियंस मारे गए थे, लेकिन अब ओनली 24 आवर्स में 5 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। तो इन चीज़ों से ये लगता है कि क्या इजराइल ने कमज़ोर तो नहीं मान लिया है सामने वाले अपने अपोनेंट को, क्योंकि कमज़ोर मानने से क्या होता है कि हम अपनी तैयारी अच्छे से ना होने के बावजूद भी अटैक में शामिल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कंपैरिजन अगर किया जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में वो अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, बांग्लादेश रिबर्व्स चाइना ऑन क्वेड वार्निंग। कुछ न्यूज़ सामने आई है कि अभी कुछ दिनों पहले चाइना के एनवॉय ढाका और कहाँ पर, श्रीलंका में विजिट पर गए थे और वहाँ पर पे जाकर के उन्होंने एक बात बोली। ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि उन्होंने बोला कि आप नाटो, जिसको एशियन नाटो चाइना के द्वारा बोला जा रहा है, जिसका नाम है क्वेड ग्रुप, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, ऐसा सामने आया है। जब इस बात की जान पहचान छानबीन की गई तो चाइना की तरफ से दोबारा से स्टेटमेंट आए कि हम अपने तरफ से जो भी स्टेट है, जो भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हमारे पर्सनल रिलेशन हैं, उन देशों के, उन कंट्रीज के किसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन है और वो किस तरीके से अपने जो हर चीज़ है, अपनी फॉरेन पॉलिसी उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें हम कोई भी पर्सनल तरीके से उसको क्या नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। देखो, क्वेड ग्रुप जो है वो आपको पता ही होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का एक फ्रेमवर्क है, स्पेशली इंडो पैसिफिक वाले रीजन में काम करने के लिए, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं। चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशियन वाले रीजन में, साउथ चाइना सी वाले रीजन में, और हर चीज़ को लेकर के चाइना अपना क्लेम करने लग जाता है। चाइना के द्वारा क्वेड ग्रुप को एशियन नाटो या फिर एंड एज ए मिलिट्री अलायंस भी बोला गया है, लेकिन जो क्वेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है।
अब चाइना ने बोला है कि हम हमारे जो भी हमारे सदस्य देश हैं, जो भी जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, उनको हम इक्वल ट्रीट करते हैं। इसकी बात उन्होंने इस तरीके से दर्शाई कि कोविड-19 पेंडेमिक जब आया तो हमारे सारे पड़ोसी देश, जिसमें उन्होंने इंडिया को भी शामिल किया था, कि वर्चुअल मीटिंग जो हो रही है कि कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के हम सारे देश किस तरीके से लड़ेंगे। हालांकि इंडिया ने इस वर्चुअल मीटिंग को अब तक 4 बार ये वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, जिसमें इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन और हमारे पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब ने इस वर्चुअल मीटिंग को क्या किया है, वर्चुअल डायलॉग को शामिल होते हैं वो इसमें। और चाइना जो है वो हमारा जो मेंबर कंट्रीज हैं, सॉरी जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, उनमें अपनी वैक्सीन को भी सप्लाई कर रहा है। अभी चाइना ने बांग्लादेश को 5 लाख वैक्सीन एज ए गिफ्ट सप्लाई की है। तो इस तरीके से चाइना जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया वाले रीजन में जो कंट्रीज हैं उन सभी को। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रिमोट वर्किंग स्पर्क्स डिमांड फॉर साइबर एक्सपर्ट्स। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में हम प्रवेश कर गए हैं, उसी की वजह से जो साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पिछले 1 साल में अगर हम देखें, स्पेशली इस पेंडेमिक के दौरान साइबर सिक्योरिटी के लिए जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो इमर्ज होकर के हमारे इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में आई है। नेक्स्ट न्यूज, WTO चीफ टारगेट्स वेवर्स फॉर कोविड वैक्सीन इन दिसंबर। देखो, WTO की जो चीफ है नगोजी ओकोंजो-इवेला, उन्होंने एक बात बोली है कि हम जुलाई के महीने में जो वैक्सीन वेवर्स के बारे में हम बातचीत करना स्टार्ट करेंगे और लगभग दिसंबर तक हम वैक्सीन वेवर्स तक के ऊपर काम कर पाएंगे। मतलब उसको फाइनल जो टारगेट है, फाइनल जो एग्रीमेंट है, उसके ऊपर दिसंबर तक हम आ पाएंगे। तो देखो, वैक्सीन जो वेवर्स है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता होगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका पिछले साल अक्टूबर 2020 में WTO के पास चले गए थे कि वैक्सीन के ऊपर इस समय कोविड-19 पेंडेमिक एक ग्लोबल पेंडेमिक है और किसी भी देश, किसी भी कंपनी का वैक्सीन के ऊपर अभी अथॉरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ना दिए जाएं और जो भी कंपनीज ने इनको बनाए हैं उनको रॉयल्टी दी जाए ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सके किसी और कंपनी को और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके, ताकि जो पुअर कंट्रीज हैं और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास में रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी वहाँ लोग जो हैं अपनी पॉपुलेशन को सेव कर सके, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज और बहुत सारी जो कंपनीज वैक्सीन को बनाएगी तो वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, USA को लगा कि वो तो एज ए लीडरशिप बात करते हैं, वो तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और जब इस तरीके का पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक है और तभी वो इसके लिए काम नहीं करेंगे तो उनकी एक तरीके से किरकिरी होने वाली है। तो USA ने भी इसको ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब HIV एड्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में HIV एड्स फैल रहा था और उस समय भी वैक्सीन वेवर्स की बात की गई थी, तो 1990s के दौरान वो बात की गई थी और उसके ऊपर सहमति बनवाई थी 2003 में। तो सेम इशू ना हो जाए, और जब एग्रीमेंट साइन हो गया, बात क्लियर हो गई, उसके बाद भी जो कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे पहले दवाई बनाई थी HIV एड्स की, उन्होंने ना ढंग से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, दूसरी कंपनीज के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो सेम प्रॉब्लम, सेम जो इशू है वो दोबारा से रिपीट ना हो, इन सब को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा डिस्कशन था आज का। ओके, थैंक यू।